आज के मुख्य समाचार। 20 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम रहेगा साफ। व्यापारी पर महाराष्ट्र में 6,84,000 की धोखाधड़ी का आरोप। अस्पताल में डॉक्टर पर अभद्र व्यवहार का आरोप। शिमला में एचआरटीसी पेंशनरों का धरना। एकल उपयोग प्लास्टिक पर बड़ी कार्यवाही। हिमाचल सरकार का तबादलों पर बड़ा फैसला। जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल अब होंगे ऑनलाइन। सीएम ने दिखाई 20 इलेक्ट्रिक टैक्सियों को हरी झंडी। सीएम ने 30% महंगाई भत्ता देने का किया ऐलान। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम साफ और सुहावना बना रहेगा। शिमला के मौसम विभाग के वैज्ञानिक संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए 20 अक्टूबर तक राज्य में किसी भी बड़े पश्चिमी विक्षोभ की सक्रिय होने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि 20 तारीख तक प्रदेश भर में मौसम साफ बना रहेगा और किसी प्रकार की वर्षा या बर्फबारी की संभावना नहीं है। इससे किसानों और पर्यटकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम के साफ रहने से पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ सकती है। वहीं खेती किसानी से जुड़े कार्य भी सुचारू रूप से चल सकेंगे। हालांकि मौसम विभाग ने नागरिकों से सावधान रहने और नियमित मौसम अपडेट पर ध्यान देने की भी अपील की है। प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक दिन में हल्की धूप और रात में हल्की ठंड महसूस की जा सकती है। पूरे प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ रहा है। इसमें लगभग पूरे प्रदेश में ही से माने जाते हैं। सबसे हाई जैसे की बात करें तो ऊना में था 32 डिग्री सेल्सियस। शिमला की बात करें तो दिन का तापमान था वो 21 डिग्री के आसपास था। वहीं सोलन और धर्मशाला के आसपास की बात करें वहाँ पे 27 डिग्री के आसपास है। और आगामी देखिए 8 से 9 दिनों तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। मतलब 20 अक्टूबर तक संभावना ये है कि पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। इस दौरान अगर तापमानों की बात करें देखिए उसमें कोई खास बदलाव नहीं आएगा। आपके दिन के तापमान भी पूरे प्रदेश में एवरेज सामान्य रहेंगे और जो अर्ली मॉर्निंग टेम्परेचर्स भी हैं मिनिमम तापमान वो भी सामान्य रहेंगे। हालांकि जो न्यूनतम तापमान जो लाहौल स्पीति है वहाँ पर कुछ क्षेत्रों में वो तापमान 0 के आसपास दर्ज किया गया है। पूरे प्रदेश में 20 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहेगा। इसमें जो तापमान वो भी सामान्य रहेंगे पूरे प्रदेश में। जैसे मैंने कहा कि जो एवरेज जैसे शिमला की बात करें तो 21.8 था। जो हमारे क्षेत्र हैं सोलन है धर्मशाला 27 डिग्री के आसपास है। जो हमीरपुर के क्षेत्र है 30 डिग्री के आसपास है 32 डिग्री तक चले हैं वहाँ पर। तो पूरे प्रदेश में सामान्य के आसपास ही है। केवल जो हमारे हाई रीजन में लाहौल स्पीति है वहाँ पे सामान्य थोड़े कम चल रहे हैं हमारे तापमान। जैसे आप लाहौल स्पीति तापमान अर्ली मॉर्निंग वो 0 के आसपास या 1 डिग्री के आसपास चल रही है। हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक व्यापारी अनिल ठाकुर पर महाराष्ट्र के संभाजी नगर जिले में बड़ी धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। स्थानीय सेब व्यापारी ने बाजार समिति को दी गई लिखित शिकायत में बताया कि अनिल ठाकुर ने उससे 6,84,000 की कीमत के सेब खरीदकर उसे हिमाचल प्रदेश ले जाकर अपने नाम से बेचने का अवैध कार्य किया है। यह मामला तब सामने आया जब खरीदार ने सेब की पेमेंट नहीं की और बाद में यह जानकारी मिली कि हिमाचल प्रदेश में वही माल दूसरे नाम से बेचा गया है। महाराष्ट्र के व्यापारी का दावा है कि यह व्यवहार भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 406 के तहत धोखाधड़ी और विश्वासघात का मामला बनता है। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने महाराष्ट्र की विभिन्न मंडियों में सेब बेचकर न केवल राज्य की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया बल्कि विश्वासघात भी किया है। मीडिया के सामने आने का मकसद है कि मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है औरंगाबाद में। उसी विषय पे आज मैं मीडिया के सामने आया हूँ। एस के शान नाम का एक आड़ती है औरंगाबाद में। उन्होंने महाराष्ट्र में मेरे को डिमांड दिया था एक गाड़ी मतलब एक ट्रक सेब का बातचीत हुआ था हमारा उनसे। तो मैंने मतलब हमारी डिस्कशन व्हाट्सएप के थ्रू हुई थी बातचीत उनसे। तो उस पर डिस्कस हुआ था एक कि रेट के बारे में डिस्कस हुआ था। जो उस टाइम का रेट था तो वो था मतलब 3,000 से 3,200 तक बढ़िया माल के, और जो छोटा माल था वो 1,800 से 2,200 तक तय हुआ था। तो उसी बेस पे मैंने उनके पास 475 पेटी एक ट्रक भेजा।
वो 5 अगस्त को उनके पास पहुंच गई थी गाड़ी, और 6 अगस्त को उन्होंने सेल आउट की गाड़ी। तो 6 अगस्त को गाड़ी सेल आउट करते हैं, उस टाइम उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया मेरा। तो उसके बाद उन्होंने पूरी गाड़ी की पेमेंट मुझे डाली 3 लाख रुपए, मात्र 475 पेटी की। और उसके बाद उन्होंने बातचीत करना बंद किया, कह रहे थे कि ये माल इतने ही का था। वो मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ठगी कर चुके थे इससे पहले भी। उसके बाद मैं विज़िट किया औरंगाबाद, फिर वहाँ पे FIR किया, और वहाँ पे APMC के जो चेयरमैन हैं पठाड़े साहब, उनसे मिला। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसके बारे में संज्ञान लेंगे, और उन्होंने उनका जो सब्जी मंडी था, वो दुकान था, वो सील किया और उनको इंटीमेट किया मिलने के लिए, बट वो फरार था तब तक। और वहाँ पे सिडको थाने में हमने FIR भी किया। सिडको थाने उसका नियर बाय जो पड़ता है, उस मंडी के अंडर जो आता है सिडको थाने, महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे हमने FIR किया। वो भी अपना काम कर रहे हैं, बट अभी तक वो फरार है। 5 तारीख को FIR हुआ था, 5 अगस्त, तो उस टाइम से वो फरार चल रहा है अभी तक। तो मेरा हिमाचल के सभी बागवानों से अनुरोध है कि अगर कोई भी हिमाचल का भाई कोई भी इस ठगी का शिकार है, वो सामने आए और हम सब मिलकर ये केस आगे बढ़ाए। मतलब तो इनका जो मार्का है वो है SFC 190 नंबर शॉप, औरंगाबाद, संभाजी नगर। और ये इससे पहले भी 2023 में यही हिमाचल में मंडी में मतलब इनको पकड़ के लाया था, वहाँ से 29 लाख की ठगी किया था। फिर 1-2 महीने जेल में रहने के बाद इन्होंने पे आउट कर दिया था उनका, फिर ये छूट गया था जेल से। ये है इनका फोटो। तो मैं चाहता हूँ कि सभी हिमाचल के बागवान भाई जिनके साथ भी ठगी हुई, वो आगे आए और मेरे से कांटेक्ट करें। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों को लेकर एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक सुधार लागू किया है। अब राज्य में किसी भी कर्मचारी का तबादला उनकी पिछली 3 पोस्टिंग, कार्यकाल की अवधि और वर्तमान तैनाती की श्रेणी के आधार पर किया जाएगा। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने एक नई अधिसूचना जारी करते हुए वर्ष 2013 के व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांतों में महत्वपूर्ण संशोधन जोड़ा है। इसका उद्देश्य मनमाने तबादलों पर अंकुश लगाना और प्रशासनिक प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी ट्रांसफर आवेदन के साथ एक विस्तृत ट्रांसफर परफॉर्मा जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना परफॉर्मा के तबादला आदेश को अवैध माना जाएगा। इस नियम का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी भी दी जाएगी। कार्मिक सचिव की ओर से जारी आदेश के अनुसार परफॉर्मा में निम्न जानकारियां देना जरूरी होगा। कर्मचारी की पिछली 3 नियुक्तियों का पूरा विवरण, प्रत्येक स्थान पर बिताया गया कार्यकाल, वर्तमान तैनाती की श्रेणी, प्रस्तावित स्थानांतरण, क्या कर्मचारी ने न्यूनतम कार्यकाल पूरा किया या नहीं, प्रशासनिक या सार्वजनिक आवश्यकता का स्पष्ट उल्लेख माना जाएगा। यह परफॉर्मा तबादले के रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा और ऑडिट या जांच के समय प्रस्तुत किया जाएगा। कार्मिक सचिव ने कहा, इस व्यवस्था का उद्देश्य तबादलों में हो रही अनियमितताओं को समाप्त करना और हर कर्मचारी को समान अवसर देना है। अब हर ट्रांसफर के पीछे दस्तावेजी तर्क होगा, जिससे पूरे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अक्सर शिकायतें मिलती थी कि कुछ अधिकारी वर्षों तक एक ही स्थान पर तैनात रहते हैं, जबकि कुछ कर्मचारियों को बार बार शिफ्ट किया जाता है। यह नई प्रणाली इन भेदभावपूर्ण तबादलों पर प्रभावी रोक लगाएगी।
एचआरटीसी पेंशनरों ने आज अपनी लंबित मांगों को लेकर शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया। पुराना बस स्टैंड स्थित एचआरटीसी मुख्यालय के बाहर सुबह से ही पेंशनरों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। पेंशनरों ने डीए, मेडिकल बिलों का भुगतान करो जैसे नारों के साथ जोरदार नारेबाजी की और अपनी नाराजगी जाहिर की। पेंशनरों का कहना है कि उन्हें लंबे समय से डीए नहीं दिया जा रहा और उनके मेडिकल बिल कई महीनों से लंबित पड़े हैं। इससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर बुजुर्ग अवस्था में जब दवा और इलाज की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन के बाद पेंशन नारेबाजी करते हुए चौड़ा मैदान की ओर रवाना हुए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पेंशनरों ने सरकार और एचआरटीसी प्रशासन से मांग की है कि डीए का भुगतान तत्काल किया जाए और मेडिकल बिलों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। पेंशन नहीं डाली गई है और एक तरफ सीएम हमारे जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं कि वो बोलते हैं हमें बताओ कि किस महीने की पेंशन नहीं मिली, तो पिछले महीने हमें पेंशन नहीं दी गई और हम दर पर फटफटते रहे। उसके बाद एक महीने की पेंशन डाली गई है जबकि हमें दूसरी महीने की पेंशन भी ड्यू है, मगर सरकार हमें इस बात को भी देने नहीं चाहती। बाकी एचआरटीसी से सौतीला व्यवहार कर रही है। बाकी विभागों को 50,000 रुपया मिल गया, एचआरटीसी को उसका कोई नामो निशान नहीं है। जब कोई आफत आती है तो एचआरटीसी का एम्प्लॉय सरकार के साथ खड़ा होता है, अपने पैसे कटवाता है, सैलरी कटवाता है सभी विभागों के साथ, मगर अब एचआरटीसी के साथ ये सौतीला व्यवहार क्यों है? बाकियों को पेंशन में मिल रही है, एचआरटीसी को नहीं मिल रही है। अब त्योहारी सीजन है, आगे दिवाली आ रही है, हमें तो ऊपर वाले पे भरोसा है और हम सीएम से ये बोलते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आगे त्योहारी सीजन है और हमारे हक हमें दिए जाएं। इसके अलावा हम वही मांग करते हैं जो हमारा व्यू है, हम एक्स्ट्रा नहीं मांगते सरकार से, हम वही चीजें मांगते हैं जो हमारी फंसी हुई है। हमारा एरियल हम लास्ट पड़ाव के हैं, हमारे साथी जो है 72 साल क्रॉस कर गए हैं, पता नहीं कब ऊपर से बुलावा आ जाए। अगर उनको उनका हक ही नहीं मिला, अगर उनको उनका पेंशन का हक नहीं मिला और जो उनके व्यू नहीं मिले, उन्हें देखे नहीं, तो इस काम करने का क्या फायदा? ये पहली बार हुआ है कि पेंशनों को बांटा गया है, कुछ को पेंशन मिल गई, कुछ को नहीं मिली, कुछ को पिछले महीने की पेंशन अभी इस महीने 10 तारीख को पड़ी, जबकि इस महीने 10 तारीख को पिछली पेंशन ही पड़नी चाहिए थी। ये हमारे एक बुजुर्ग हैं, देखो लीडर है हमारे ये सरकार, और आज देखो किस पोजीशन में है और आज ये अपना हक मांगने के लिए सरकार के पास खड़े हैं। एक सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक, ये कैसी सरकार है कि वरिष्ठ नागरिक का ऐसा हाल है? तो मैं फिर दोबारा अपने ट्रांसपोर्ट मंत्री से और सीएम से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो हमारे बुजुर्ग यहाँ इतने खड़े हुए हैं, कुछ लाठियों के सहारे हैं, कुछ हमारी महिलाएं भी हैं, वो आए और देखें क्या है, क्या हाल है। ऐसे तो बोलते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर पैसे की कोई कमी नहीं है तो फिर हमें क्यों दर्शाया जा रहा है, हमें समय की पेंशन क्यों नहीं मिल रही है? धन्यवाद सर। मैं एचआरटीसी धर्मशाला से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर। इस पूरे पंडाल में सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक, जिन्होंने एचआरटीसी के अंदर अपने जवानी की मस्तानी उमंगे दिन रात कार्य करके प्रदेश की जनता की सेवा की है, आज उनको इन हालातों में जब हम कोई बातचीत करते हैं कि हमारे भत्ते दे दिए जाएं, हमारे को पेंशन टाइम की दे दी जाए, लेकिन उसके लिए सरकार दोगली नीति अपना रही है, हमारे साथ भेदभाव कर रही है, जबकि और विभागों में सबको समय पर पेंशन मिलती है। तो एचआरटीसी के अंदर अभी
10 तारीख को 2 महीने के बाद तीसरे महीने हमारे को पेंशन मिलती है। अभी जब हमारे प्रतिनिधियों ने मंत्री से और मुख्यमंत्री से बात की तो वो आर्थिक संकट का रोना रोते हैं। मेरा इस सरकार से ये कहना है कि जब तुम अपने विधायकों का विधानसभा में विरोधी दल के नेता को अपने साथ मिलाकर विरोधी दल के नेता का लाखों रुपया वेतन बढ़ाते हो, जब तुम चेयरमैनों को जो वित्त मंडली के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भर्ती किए हुए जब वो पिछले महीने आप उनका लाखों रुपया वेतन बढ़ाते हो, तो ऐसे आपके कारनामों से पता नहीं लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि सरकार किसी आर्थिक संकट में। और इतनी भारी संख्या में हमारे को किसी ये शौक नहीं है नारे लगाने का। हम सारे लोग अपने अपने परिवारों के मुखिया हैं और सरकार को देखना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, जब ये सरकार बनी थी हमारे को हमने खुशियों में लड्डू बांटे थे। हमने सोचा था, हमने कहा भी था मीडिया में कि हिमाचल ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर रहे शीला राम जी के पुत्र हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। उनको हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के ड्राइवर का पुत्र होने का गौरव प्राप्त है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये परिवार है, आपने इस परिवार का अंजल खाया है, HRTC का अंजल खाया है। अगर तुम लोग अपने परिवार को नहीं देखोगे, अगर तुम लोग अपने मित्रों को देखोगे तो ये नहीं चलेगा। और आज का ये आंदोलन जिसकी शुरुआत सबने मिलजुल के किलोंग से लेके चंबा से लेके नाहन से लेके कांगपियो से लेके किलोंग से लेके सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोगों को जमीन से जुड़े कामों में बड़ी राहत देते हुए अब रजिस्ट्री और इंतकाल की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पेपरलेस बना दिया है। इससे लोगों को पटवारियों और राजस्व कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि वे घर बैठे ही जमीन की रजिस्ट्री और जल्द ही इंतकाल भी करवा सकेंगे। प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि सरकार ने माई डेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा शुरू कर दी है। इसके तहत डिजिटल हस्ताक्षर, दस्तावेजों के ऑनलाइन अपलोडिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यों को पूर्ण किया जा सकता है। अब तक प्रदेश में 500 से अधिक ऑनलाइन रजिस्ट्रियां हो चुकी है। हालांकि कुछ जिलों में नेटवर्क की समस्याएं सामने आई थी, जिन्हें सरकार ने अब सुधार लिया है। भविष्य में यदि इंटरनेट सेवा बाधित होती है तो सरकार सैटेलाइट आधारित सेवाएं भी शुरू करने की तैयारी कर रही है। राजस्व मंत्री ने यह भी बताया कि जमीन की सालाना औसत जमाबंदी जैसे दस्तावेज भी लोग अब ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे, जिससे पटवार सर्किट जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इससे पटवारी और कानूनगो का काम और भी सरल होगा और उन पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। सरकार अब इंतकाल प्रक्रिया को भी ऑनलाइन करने के लिए नियम तैयार कर रही है, जो जल्द ही लागू किए जाएंगे। यह डिजिटल पहल न सिर्फ राजस्व प्रशासन को पारदर्शी और तेज बनाएगी, बल्कि आम जनता को भी समय और धन की बचत होगी। राजस्व मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य घर बैठे सेवा पारदर्शी प्रक्रिया को साकार करना है। चुराहा उपमंडल के नागरिक अस्पताल तीसा में एक महिला ने डॉक्टर पर 2.5 साल की बीमार बच्ची के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करने का गंभीर आरोप लगाया है। यह मामला तब सामने आया जब सोमवार रात करीब 11:30 बजे महिला अपने बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन वहां डॉक्टर मौजूद नहीं थे। महिला का कहना है कि स्टाफ नर्स द्वारा डॉक्टर को फोन पर सूचना दी गई, मगर उन्होंने मौके पर आने से इनकार कर दिया और फोन पर बच्ची के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। घटना को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विपिन ठाकुर ने तत्काल 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। समिति में एक वरिष्ठ खंड चिकित्सा अधिकारी, एक महिला चिकित्सक और एक पुरुष चिकित्सक शामिल है, जिन्हें अलग अलग स्वास्थ्य खंडों से बुलाया गया है ताकि निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित हो सके। सीएमओ ने जाँच टीम को 3 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तीसा के खंड चिकित्सा अधिकारी से 1 दिन के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट मांगी गई है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि डॉक्टर ड्यूटी पर था या नहीं। इस मामले में चुराहा के विधायक हंसराज ने भी सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से जवाब तलब करते हुए कहा कि अगर किसी डॉक्टर ने मरीज या उसके परिजन के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया है तो यह अत्यंत निंदनीय है और इस पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। ये जो तीसा सिविल हॉस्पिटल में
एक हमारी बहन उसकी बेटी के साथ जिस तरह का अभद्र व्यवहार ये डॉक्टर कुलभूषण करके हैं, हमारे यहाँ लोकल ही लड़का है, इसका ये वाक्य सामने अभी आया था सुबह। मैं खुद जो है वो हॉस्पिटल गया था। जो ऑफिशिएटिंग बीएमओ है डॉक्टर पुरी, उनके ऑफिस में बैठ करके हमने इस लड़के को भी बुलाया था। अभी जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, इसका लगातार जो है वो जो व्यवहार जो है जनता के प्रति ठीक नहीं रहा है। ऐसी कई कंप्लेंटें डॉक्टर साहब के पास भी हैं और मैंने कहा है और सरकार से भी मांग की है कि इसके विरुद्ध जो है वो कार्रवाई हो। और बीएमओ तीसा को मैंने स्पेशल कहा है कि आप जो है वो संज्ञान लें इसके खिलाफ और जो वो जिस तरह से जिस भाषा का उपयोग किया उसने, उस सार्वजनिक तरीके से माफी मांगे। और अब वो उस परिवार पे, उस बेटी पे निर्भर करता है कि वो किस तरह से लेते हैं, लेकिन हम उस बेटी के साथ हैं। और इस तरह का अनैतिक और अमर्यादित भाषा का उपयोग और इस तरह की टिप्पणियां करना एक डॉक्टर को वैसे भी शोभा देता नहीं है। हिमाचल प्रदेश में एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ सख्ती के तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने चंबा जिले के बनीखेत और चुवाड़ी क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर कड़ी कार्यवाही की। क्षेत्रीय प्रयोगशाला दांडी धर्मशाला के कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर अजय वर्मा के नेतृत्व में की गई छापेमारी में कई दुकानों से प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री जब्त की गई और संबंधित दुकानदारों पर कुल 4,000 का जुर्माना भी लगाया गया। निरीक्षण के दौरान दुकानदारों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही एकल उपयोग प्लास्टिक सामग्री को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। इसके साथ ही दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई कि भविष्य में यदि दोबारा इस तरह की सामग्री का इस्तेमाल पाया गया तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यवाही से स्थानीय व्यापारियों में हड़कंप मच गया। दुकानदारों ने नियमों की जानकारी न होने का हवाला दिया, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश में गैर जैव निम्नीकरणीय कचरा नियंत्रण अधिनियम 1995 के तहत एकल उपयोग प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसका उल्लंघन करना अपराध है। इस संबंध में क्षेत्रीय प्रयोगशाला पीसीबी दांडी धर्मशाला के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी संजीव शर्मा ने कहा कि यह अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध का पालन जरूरी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई सख्त कार्यवाही को स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों द्वारा सराहा जा रहा है। बोर्ड ने आम जनता से अपील की है कि वे पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें और प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों का इस्तेमाल न करें। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राजधानी शिमला से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 20 इलेक्ट्रिक टैक्सियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने टैक्सी चालकों को चाबियां सौंपते हुए योजना के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। सीएम सुक्खू ने कहा, प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण और वायु प्रदूषण कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी सोच के तहत राजीव गांधी ई टैक्सी स्टार्टअप योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य सरकारी विभागों में डीजल वाहनों की संख्या को धीरे धीरे कम करना है। उन्होंने कहा कि हम हिमाचल के पर्यावरण के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते। हमारा लक्ष्य साफ हवा और स्वच्छ भविष्य है। इस योजना के तहत 80 बेरोजगार युवाओं को 50% सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक टैक्सियों की सुविधा दी जा रही है। खास बात यह है कि इसके लिए बैंक गारंटी की जरूरत नहीं होगी और युवाओं को हर महीने गाड़ी के किराए के रूप में सुनिश्चित आमदनी भी दी जाएगी, जो वाहन की कीमत के आधार पर तय होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के राज्य महासम्मेलन के समापन समारोह में 3% लंबित महंगाई भत्ता डीएस जारी करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा, यह घोषणा बजट में की गई थी, लेकिन राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण जून में भुगतान नहीं हो सका था। अब यह महंगाई भत्ता नवंबर माह में अक्टूबर के वेतन और पेंशन में जोड़कर दिया जाएगा, जबकि 1 अप्रैल से सितंबर 2025 तक का एरियर दिवाली से पहले कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि जुलाई 2023 से मार्च 2025 तक के महंगाई भत्ते के बकाया की अदायगी के लिए भी सरकार जल्द निर्णय लेकर अधिसूचना जारी करेगी। सरकार ने यह भी घोषणा की कि अब आउटसोर्स कर्मियों को घायल होने की स्थिति में मुआवजा दिया जाएगा। यह निर्णय कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति तुरंत प्रभाव से की जाएगी और जिन कर्मियों पर चार्जशीट लगाई गई थी उन्हें
वापस लिया जाएगा। साथ ही पिछले बोर्ड में पुरानी पेंशन योजना, ओपीएस और अन्य निर्णयों को लागू करने के लिए भी जल्द से जल्द फैसला लिया जाएगा। बिजली बोर्ड की जो पेंशन होगी है, कर्मचारी है उनकी ग्रेजुटी देनी है, मेडिकल रिवर्समेंट में है, इस दृष्टिकोण से हम सुधार कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जल्दी ही बिजली बोर्ड में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और बिजली बोर्ड की जो कुछ मांगें हैं उन मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा, चाहे किसी भी प्रकार की कोई मांग हो। सर, जो एक मुख्य मांग थी देखिए, बिजली के मामले का भी अध्ययन किया जा रहा है कि क्या हम अपने कर्मचारियों को पेंशन देना चाहते हैं। और ओपीएस के माध्यम से मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को बोला कि हमने कर्मचारियों को पेंशन देनी है, ओपीएस के माध्यम से देनी है, किसी और माध्यम से देनी है, सब चीज़ों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक तो हम बिजली बोर्ड को बहुत ग्रांट दे रहे हैं और उनको मुझे लगता है कि 1-1.5 साल में ये सारी परिस्थितियों पर हम काबू पा लेंगे। उसके बाद जो इनकी चीफ सेक्रेटरी साहब जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं, चेयरमैन बनाया, उनको मैंने दिया है कि किस प्रकार से इस मामले पर आगे बढ़ा जाए, उस पर गंभीरता से विचार करें। बजट में मैंने कहा था कि डीए एक जून में दिया जाएगा, लेकिन जून में हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो ठीक नहीं थी, बहुत ही बेहतर फाइनेंशियल पोजीशन थी, लेकिन अभी भी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। लेकिन दीपावली के हर अवसर पर कर्मचारी जो हमारी विकास की गाथा लिखते आए हैं, उनके मन में एक विश्वास होता है कि दीपावली पर हमें कुछ मिलेगा, तो इसलिए मैंने 3% डीए की किस्त जारी करने के निर्देश दिए हैं और कहा कि इस साल की जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से, उसका जो एरियर है वो दिवाली से पहले उनके अकाउंट में चला जाए और जो बाकी का एरियर है वो नवंबर माह की पे के साथ उसे उनको मिल जाए। इस दृष्टिकोण से मैंने दिए अंत तक हो जाएगी। बार देने की बात नहीं है, हमने कहा ना अंत अभी महा तो आएगी। देश के बावजूद जो केसेस लिए गए थे उनको नहीं, जो बिजली बोर्ड में किसी पर केसेस बने हैं उनको मैंने बोला है कि वापस किया जाए और जो आउटसोर्स के कर्मचारी इंजर्ड हुए हैं या किसी घटना का शिकार हुए हैं उनके लिए उचित मुआवजे की मैंने बात की है। और जो ALM LM की प्रमोशंस की बात है, पेमेंट की प्रमोशन की बात है, उनको कहा कि तुरंत प्रभाव से प्रमोशनों को भी कर दिया जाए। इस दृष्टिकोण से मैं